हेलो फ्रेंड्स, यह हमारा सीडीपी का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं और ये सीटेट या कोई भी टेट हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको देखना है आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोल्डमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या गार्डनर। इसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गार्डनर। गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिसलेक्सिया यह करने में कठिनाइयाँ होती है। जो डिसलेक्सिया है एक पठन विकार है, किसमें कठिनाइयाँ होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या बोलने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने में। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसके क्या लक्षण होते हैं? एक वर्णमाला अधिगम में कठिनाइयाँ होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाइयाँ होती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना होता है, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। ये सब जो है डिसलेक्सिया बीमारी या डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता में आते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है। पहला है, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। या चौथा है, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर सही है? बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। जबकि शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो निःशक्त बच्चे होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? पहला है, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? उनको प्रेरित करना चाहिए। जितने वो प्रश्न पूछेंगे उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा, उनका डेवलप होगा। ऑप्शन नंबर फिफ्थ है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से या नैतिक विकास से। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर होगा? बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, शारीरिक विकास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा सही आंसर होगा? कहाँ से होता है मानव विकास का प्रारंभ? जी बिल्कुल सही, गर्भावस्था से। कहाँ से होता है? ऑप्शन ए, गर्भावस्था से। गर्भावस्था से मानव विकास प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है,
E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गेने या I.P. पावलोव? बताइए कौन सा आंसर होगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है सी, R.M. गेने। R.M. गेने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी। थॉर्नडाइक ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, और एक और है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। B.F. स्किनर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, और पावलोव ने जो बुक लिखी है उसका नाम है कंडीशन रिफ्लेक्सेस व लेक्चर ऑफ कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा ये धुंधला है, साफ नहीं दिख रहा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, बताइए किसने कहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेनले हॉल। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व हमला व विरोध की अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कितना समय लगता है। टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 36 मिनट। जो 36 मिनट है उनको इस प्रकार से बताए कि पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। इस प्रकार इन सबका टोटल मिलाकर हो जाता है 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 11, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आराम से आप बता सकते हैं, इजी बता सकते हैं। बताइए क्या करना चाहिए उन 4 ऑप्शन में से इसे? जी बिल्कुल, क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, पाठ की सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, बताइए किससे संबंधित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित है? तो वो हैं बालकों के सर्वांगीण विकास से, मतलब छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? प्रतिपादन नहीं किया, आपको ये बताना है किसने नहीं किया। कोल्हर ने, स्किनर ने, B.S. ब्लूम ने या थॉर्नडाइक ने? तो ब्लूम ने नहीं किया, ऑप्शन नंबर सी, ब्लूम ने नहीं किया। जो B.S. ब्लूम है, B.S. ब्लूम और उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफा, कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत प्रतिपादित किया और थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14। आप शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन क्या तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या ऑप्शन डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। बताइए। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है ना। एक बच्चा अगर फेल हो जाता है और बार बार उसी क्लास में रहता है 2 या 3 साल तक, तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है हम क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना कौशल। क्योंकि आप पूर्व ज्ञान का परीक्षण किससे करेंगे, प्रस्तावना कौशल के माध्यम से, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों को पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है, ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता का स्थापित करना, है ना। तो प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पूर्व ज्ञान से संबंध, आदंत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता या उद्दीपन प्रभाव। ठीक है, ये प्रस्तावना कौशल के घटक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आपको ये सामने एक टेबल है, आपको उसको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ए को आपको बी से मैच करना है। स्क्रीन में थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, जो आपको आसानी से देख सके आप। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए कौन सा आंसर सही है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एनिमल इंटेलिजेंस का होगा थार्नडाइक, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम गेस्टॉल्ट और अनुकूलन पियाजे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सभी को पता होगा, काफ़ी इजी है, वो है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अंतःसंबंध का सिद्धांत क्या होता है, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण से अंगों की ओर,
एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बताइए संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 52वें संशोधन या 22वें संशोधन? बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने। बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है उस ए 86 या 86वें संशोधन। संविधान, भारतीय संविधान में 86वीं संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिसमें शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए कौन है? मैकडुलम, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन या विलियम जेम्स? कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मैकडुलम। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडुलन ने किया था। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती है जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। मैकडुलम ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैकडुलम ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बताइए किस अवस्था को कहा है अनोखा काल? तो वो कहा है बाल्य अवस्था को। किसको कहा है? बाल्य अवस्था को। कॉल व ब्रूस ने बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है कॉल व ब्रूस ने। तो बाल्य अवस्था आप इसे याद रख सकते हैं कि बाल्य अवस्था को अनोखा काल कहते हैं। अभी किसने कहा है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कॉल व ब्रूस ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 21। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, मतलब आप व्यवहार में बदलाव लाओगे तो व्यवहार में क्या होगा? सामने वालों को परिवर्तन होगा। यह कथन किसने कहा है? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर या क्रो एंड क्रो ने? ये कहा है गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी, गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अच्छा, वुडवर्थ ने क्या कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। और स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो ने कहा है आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, तो आपको इन चारों की जो परिभाषा है वो मैंने बता दी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 22। ये भी आपके सामने एक मेजर कॉलम है, आपको बताना है कि इसका स्क्रीन छोटी कर देता हूँ ताकि आपको दिखे आसानी से। अच्छा, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से देखिए, पढ़िए और फिर इसका सही आंसर बताइए। जी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आंसुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डनर साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 23। समस्या समाधान का प्रथम चरण है
आंकड़ों का संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण। आपको बताना है इन चार में से कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। बताइए कौन सा है प्रथम चरण। जी, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समस्या की पहचान करना। देखो, समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं। आपको उन पांचों चरणों को आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पहला जो होता है वो है समस्या की पहचान करना, है ना। ये चार है, मैं आपको उनको बता देता हूँ। पहला होगा समस्या की पहचान करना, फिर होगा परिकल्पना का निर्माण करना, फिर तथ्यों का संकलन या आंकड़ों संग्रहण, ये व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, और है परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो जो पहला है वो है समस्या की पहचान करना। तो आपसे जब पूछा जाए कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर है 24। बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा आपको बताना है। पढ़ने लिखने व गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, या फोर्थ वाला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रभावशाली होगा। तो कुछ जो ऑप्शन, आप ऑप्शन फर्स्ट देखिए। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना। जब इस तरह के आ जाए कुशलताओं पर ही बल देना या केवल, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के जो ऑप्शन में केवल या ही, तो ये नेगेटिव चीज़ें दर्शाते हैं। तो आपको ये ऑप्शन में आपको इनको हटा देना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है ना। विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। बताइए, सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। बताइए कौन सा जो है वो उभयनिष्ठ सोपान है। वो है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है वो दोनों में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो भी मिलते रहें। धन्यवाद।